कोर्ट से रोज लगभग हजारों जजमेंट आते हैं, लेकिन कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जो देश से जुड़े होते हैं, जिसको लेके हर कोई परेशान रहता है कि जजमेंट क्या आएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2016 में अक्टूबर महीने में एक हत्या हुई थी। हत्या रिटायर्ड प्रिंसिपल राम बाबू शुक्ला की हुई थी, जिसको लेके बाद में जांच में यह पाया गया कि जो हत्यारे थे वो आईएसआईएस से जुड़े थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण जी। हम इसलिए इनसे बात करने नहीं आए हैं कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, बल्कि इसलिए इनसे बात करने आए हैं क्योंकि उस समय एटीएस को यूपी में यही लीड कर रहे थे। सर, जब ये हत्या हुई थी तो हत्या के समय क्या आप लोगों को किसी को लगा कि ये आतंकी एंगल हो सकता है? हत्या कानपुर में हुई थी, तो कानपुर मेरा कार्यक्षेत्र नहीं था, किंतु घटनाक्रम यूं है कि इस आतंकवादी ग्रुप का जब विकास हो रहा था तो फॉरेन ऑनलाइन हैंडलर यानी विदेश से कोई बैठ करके इनसे चैट करता था और वो इनको क्रम से बताता था कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, जिसमें सबसे पहले उसने इनसे कहा तुम हथियार लेके आओ, गोला बारूद लेकर के आओ। फिर उसने कहा कि तुम पिस्टल चलाने की अभ्यास करो। वो सब जब इन्होंने कर लिया तो उसने इनसे कहा कि अब तुम तैयार हो गए, लेकिन क्या तुम वाकई किसी को मार पाओगे? तो इसके लिए तुम किसी को मार के मुझे दिखाओ। और फिर तीनों ये आतंकवादी चकेरी थाना क्षेत्र में एक सुनसान स्थान है, वहां पे गए और एक व्यक्ति आता हुआ दिखा जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ था और उसको रोक करके उसका नाम पूछा और उसको इन्होंने पिस्टल से मार दिया और उसका वीडियो बनाया और वीडियो बना के अपने ऑनलाइन हैंडलर के पास भेजा, जिसपे कि उसने कहा कि हाँ अब ठीक है, तुम ना जिहादी बन गए। ये बड़ी गंभीर घटना है कि कोई इस तरीके से मात्र चेक करने के लिए कि हम किसी को मार सकते हैं कि नहीं, जाके मार दे। इसका परिणाम ये हुआ कि कानपुर पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि असंभव था उनके लिए आगे बढ़ना। जब मार्च 2017 में ये गिरोह पकड़ा गया, इनकाउंटर हुआ, इनसे पूछताछ हुई, तब इन्होंने पूछताछ में ये बात खुली कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। सर, ये जांच जो है सामान्यतः कोई भी घटना होती है तो जांच स्थानीय पुलिस करती है, तो ऐसे में एटीएस कैसे इन्वॉल्व हुई इस घटनाक्रम में? शुरुआत में जब मर्डर हुआ तो ये आतंकवादी घटना कानपुर पुलिस को नहीं दिखी और मार्च 2017 में एक आतंकवादी घटना हुई मध्य प्रदेश में, जिसके बाद 2 आतंकी पकड़े गए, 3 आतंकी पकड़े गए और उनसे पूछताछ के आधार पर लखनऊ में 7 मार्च 2017 को एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो अगले दिन तक चला और उसमें सैफुल्ला नामक का एक अपराधी आतंकवादी मारा गया। उसके जो साथी पकड़े गए थे भोपाल के पास और उत्तर प्रदेश में भी, उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताई ये बात कि हमने ट्रायल करने के लिए एक इस प्रकार की हत्या की थी। जब इसको थाने के रिकॉर्ड से देखा गया तो सही पाया गया और जैसा जैसा उन्होंने बताया था वो बातें सही निकलती गईं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 साक्ष्य निकल के आए। एक पिस्टल जो सैफुल्ला के एनकाउंटर की घटनास्थल से मिली थी, जिसपे एक नीले रंग का टेप लगाने की बात आई थी, वही पिस्टल इन्होंने प्रयोग की थी शुक्ला जी के मर्डर में। जो शुक्ला जी के बॉडी से बुलेट मिली और ये पिस्टल थी, दोनों को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में सेम पाया गया, मैचिंग पाया गया। ये वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें था। दूसरा, इसमें 8 ऐसे लोगों का बयान हुआ जो कि मुस्लिम समुदाय के थे और उनको इस ग्रुप ने अपने आतंकवादी विचारधारा में लेने की कोशिश की। वो आए तो नहीं, लेकिन जब अब ये गैंग पकड़ा गया, ये सब बात आई, तो वो हम लोग के सामने आए, उन्होंने बात बताई, उन्होंने कोर्ट के सामने भी ये बात कही, तो ये बात सिद्ध हो गई कि ये मर्डर हुआ, ये बुलेट भी मिली और प्योर आतंकवादी कारण से ये घटना हुई। ये बात सिद्ध होकर सामने आई। सर, जब आतंकियों ने नाम लिया कि कानपुर वाली घटना जो है वह आईएसआईएस या किसी गिरोह से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या आप लोगों को लगा कि बड़ा टास्क आ गया, बड़ी जिम्मेदारी आ गई और कहां से आदेश आया, कैसे कार्रवाई शुरू हुई? कार्रवाई शुरू हुई मध्य प्रदेश में जो घटना हुई ट्रेन ब्लास्ट, उसके साथ में 3 साथी इनके गिरफ्तार हुए। उनकी सूचना पे लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ, फिर और भी काफी सारे लोग इनके गिरोह के पकड़े गए और ये नहीं, और भी इनकी बहुत सारी घटनाएं सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको याद होगा, 2016 में लखनऊ आए थे, एक कार्यक्रम था दशहरे के अवसर पे बड़ा, उसमें एक छोटा सा बम लेकर के ये गए और लेकिन अंदर नहीं जा पाए क्योंकि पुलिस बहुत मुस्तैद थी, चेकिंग बहुत सख्त हो रही थी, तो उन्होंने बाहर ही कहीं वो बम चला दिया। लेकिन वो बम दशहरे के आवाज में वो कहीं नोटिस ही नहीं किया गया। लेकिन जब इन्होंने बताया
तो पूरी बात निकल के आई, कहां से उन्होंने बारूद खरीदी, कहां पे उन्होंने चलाया, जहां चलाया वहां भी फॉरेंसिक प्रमाण मिला, तो पूरी बात निकल करके आई। तो ऐसी ये घटनाएं गैंग जब अपने आप को विकसित कर रहा था तो नजर में आई हैं। सर, चूंकि आप एटीएस में रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, तो ये स्लीपर सेल जो आतंकियों का होता है, इनका एक्टिव हो जाते हैं, फिर डीएक्टिव हो जाते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं, इनका ये वर्किंग मोड क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं? जो आईसिस का पूरा वर्किंग मोड था, अब तो लगभग हम लोग पूरी तरह इसको समाप्त करने में सफलता पा चुके हैं, वो ये था कि ये ऑनलाइन काम कर रहे थे। यानी कोई विदेश में, इराक में, सीरिया में संभवतः बैठा हुआ व्यक्ति चैट करता है और वो उत्तर प्रदेश या भारत के विभिन्न कोनों में बैठे हुए लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ लेता है। शुरुआती रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन के बाद वो इन ग्रुप को मिलाता है आपस में, तुम इससे मिलो, तुम उससे मिलो, और उनको मिलकर के फिर एक आमने सामने गिरोह तैयार करा देता है, जैसा इस केस में हुआ। उसके बाद फिर वो इनको ऑनलाइन हैंडलर विकसित करता जाता है और टेक्निकल गाइडेंस भी देता है, प्रोत्साहन भी देता है, धार्मिक शिक्षा भी देता है और एक आतंकवादी ग्रुप बना देता है। कुछ आतंकवादी गिरोहों को उन्होंने अपने पास इराक में इस तरह से बुला लिया था और कुछ को, जैसे ये केस था, कहा कि आप मत आइए इराक में और आप जहां हैं वहीं पर रह करके जिहाद आगे बढ़ाइए। सर, ये जो सजा हो गई है, कोर्ट का जजमेंट आ गया, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत संतुष्टि की बात है। मैं एनआईए को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरी पैरवी की। माननीय न्यायालय को, जज साहब को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। दोषी तो पाया ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस पाते हुए इसमें फांसी की सजा सुनाई। बिल्कुल ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही है जिसमें आतंकवादी भावनाओं के साथ में प्योर आतंकवादी मर्डर, जिसमें उस व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है, केवल किसी एक व्यक्ति को मार सकते हैं कि नहीं देखने के लिए मार दिया, तो सजा बहुत उपयुक्त थी और फांसी की सजा ही इनको मिलनी चाहिए थी। साथ साथ इसमें बहुत बड़ी बात यह भी है कि योगी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने, और मैं उस समय एटीएस में चीफ भी था, एटीएस को मजबूत करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने गाड़ी, घोड़ा, भवन, स्टाफ, जो आवश्यकताएं थी वो एटीएस को दी। परिणाम ये कि आज 6 साल में कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, बल्कि आतंकवादी, जासूस, नक्सलवादी, ऐसे लोगों को एटीएस लगातार गिरफ्तार करती रही है, जिससे कि कोई भी घटना ना हो पाए। आतंकवादी कोई अगर बनने की राह में है तो उसको पहले रोकने की कोशिश की जाती है, और अगर वो आतंकवाद की राह में बढ़ चुके हैं तो उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है, और जैसा इस केस में देखा आपने, सजा दिलाई जाती है। सर, 2016 में आपने बताया कि उन्होंने एक बम ले जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए तो उन्होंने बाहर विस्फोट कर दिया। जब यह जानकारी आप लोगों को मिली तो बड़ी चुनौती आ गई होगी कि कहीं ऐसी घटना फिर ना हो जाए, तो इस दिशा में आप लोगों ने किस लेवल तक काम किया और कैसे शुरुआत की? जब ये गिरोह पकड़ा गया तो धीरे धीरे करके पाया गया काफी बड़ा गिरोह था, मतलब छोटे बड़े सब सदस्य मिला के लगभग 10-12 लोग इसमें शामिल थे। लेकिन ऐसा कोई गिरोह ना बने, इसके लिए हमारी एजेंसी लगातार काम करती हैं, और उत्तर प्रदेश की एटीएस, अन्य राज्यों की एटीएस, एनआईए और अन्य देशों की भी संस्थाएं जो एनआईए के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से हमसे जुड़ी रहती हैं, सब मिलकर के बहुत अच्छे समन्वय के साथ कार्य कर रही हैं। योगी जी ने सारे संसाधन भी उत्तर प्रदेश पुलिस को, एटीएस को दिए हैं। परिणाम ये कि आज हम देखते हैं कि हम लोग लगभग पूरी तरीके से ऐसी घटनाओं को रोकने में सफल हुए हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या समूह जो पहला कदम ही बढ़ाता है आतंकवाद की ओर, हम लोग ज्यादातर उनको ट्रैक कर लेते हैं और उनको या तो डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम से सही राह पे लाने की कोशिश करते हैं, या अगर उन्होंने ऐसे कोई अपराध किया है जिसके लिए उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए, तो वो हम करते हैं। कुछ युवा जो धार्मिक भावनाओं में या भावावेश में आके ऐसी राह पे बढ़ जाते हैं, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? ये युवाओं के लिए, हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है कि यहाँ पे सबके लिए स्थान है, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर भाषा के लिए स्थान है। सबको साथ लेके चलने की हमारी प्रवृत्ति हमेशा से है, और इस समय डबल इंजन की सरकार का तो नारा ही है, सबका साथ सबका विकास। तो हर एक के लिए यहाँ स्थान है। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और जिन देशों ने लड़ाई के ऊपर, बंटवारे के ऊपर अपनी नींव रखी, जैसे कि पाकिस्तान, उसका हाल आप देख रहे हैं आज,
और भारत ने जहां पे जोड़ने वाला काम सदियों से किया, आज भी कर रहे हैं, आप परिणाम देखते हैं। तो जोड़ने की रणनीति, जोड़ने की राजनीति, जोड़ने की शासकीय नीति अच्छी है और इसी पे हमको चलना है। और कहीं भी आपको ऐसी कोई ऑनलाइन या आमने सामने सूचना मिलती है, किसी पे आपको शक होता है कि कोई आतंकवाद की दिशा में बढ़ रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश के एटीएस को सूचना दें, हमारे पुलिस के नंबर 112 को सूचना दें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एटीएस में था तो बहुत सारे घटनाएं वर्कआउट हुई, बहुत सारे अपराधी पकड़े गए ऐसे ही किसी जागरूक नागरिक की सूचना पे। तो सभी समस्त जागरूक नागरिकों से मेरे अनुरोध है कि आपके आसपास ऐसी कोई छोटी से छोटी जानकारी मिलती है, अपुष्ट जानकारी भी मिलती है, तो पुलिस को जरूर बताएं ताकि पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण, जिनका कहना है कि जो कोर्ट का जजमेंट आया है यह संतोषजनक है। अब देखने की बात होगी कि भविष्य में देश में ऐसी घटनाओं पर कैसे रोक लगती है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।